नमस्कार दर्शकों, मैं आरजे अक्षिता रेडियो 989.6 एफएम के इस खास कार्यक्रम जी हाँ बाल चौपाल में आप सभी का करती हूँ स्वागत। लेकिन ये खास आज इसलिए भी है क्योंकि हमारे साथ इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक भी मौजूद हैं और साथ में बच्चों को जो शिक्षा देने में उनका साथ देती हैं उनकी शिक्षिका भी मौजूद है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगी लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल की वर्किंग एज एन कोऑर्डिनेटर मैम मोनिका राका जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपने अपना महत्वपूर्ण समय देकर सब पेरेंट्स को भी आज यहाँ लाए हैं अपनी मन की बात रखने, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी उसके पहले आप जितने अभिभावक आज यहाँ मौजूद हैं इनका इंट्रोडक्शन करवाएं और मिलवाएं हमारे श्रोताओं से। जी, हमारे साथ आज हैं चेष्टा जी, हर्ष जी, विजय जी और दीपिका जी, और हमारे साथ में है दीपिका जैन, पुष्कर जी और कृष्णा जी और डॉक्टर नेहल जैन। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से शिक्षा का क्या महत्व है जो आज के समय में अंकों से मापा जाता है या बच्चे की प्रतिभाओं से मापा जाना चाहिए उसकी शिक्षा को। तो आप अपने विचार प्रकट कीजिए मैम हमारे श्रोताओं के साथ। बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ कि शिक्षा कागजों में नहीं है, शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान में है जो हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। फॉर्मल एजुकेशन चाहे बच्चों की 3 इयर्स से गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि 3 इयर्स से फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होगी, पर बच्चों की शिक्षा और जो प्रथम शिक्षिका माँ है ऐसा कहा जाता है, वहीं से प्रथम दिन से ये शिक्षिका माँ के तौर पे उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं हर्ष जी आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से शिक्षा का क्या महत्व है और आज के समय में जो बच्चों को जिस तरह की शिक्षा मिल रही है क्या वो उनके लिए सही है? ये आपके विचार मैं चाहूँगी कि आप श्रोताओं के साथ साझा करें। शिक्षा सबसे पहले बच्चे के लिए हमारे मायने उसके शिक्षा के लिए सबसे पहले संस्कार उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो संस्कारों से थोड़ी सी दूर होती जा रही है और अब ये ध्यान देना जाना चाहिए कि संस्कार उनके लिए बहुत ज़रूरी रखे जाए। जी बिल्कुल। तो सर इसी में मैं आपका विचार जानना चाहूँगी। मैम जैसा कि शिक्षा का क्या महत्व है और बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए सबको पता है, पर उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा अभी मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ और हमारा अभी रोड सेफ्टी का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो उसमें एक खास सपना होता है बाल वाहिनी का। तो बाल वाहिनी का अपने सबको एज ए पेरेंट ध्यान रखना चाहिए, उसके क्या क्या रूल्स हैं जी। स्कूल से हमको पता करना चाहिए जो भी बाल वाहिनी चल रही है उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कि नहीं है, उसमें जो परिचालक है जो अटेंडर होता है वो है नहीं है, इस सब चीज़ों का हमको अवेयर रहना चाहिए। और अपन जानते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट इसी पर हुए हैं, उसका अटेंडेंट नहीं होता है। अभी अपने यहाँ पर हुए थे तो उसमें अटेंडेंट नहीं था और गाड़ी बैक ले रहा था, वही बच्चे पर चढ़ गई। तो इस तरह से हमको अवेयर रहना चाहिए कि अटेंडेंट और गाड़ी के डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें होने चाहिए। एज ए पेरेंट अपन सबको ध्यान होना चाहिए। स्कूल में जाकर अपन पूछ भी सकते हैं, ये एक कमेटी है, उस कमेटी में पेरेंट्स को रखते हैं और अपन पूछ सकते हैं स्कूल में। जी, मतलब इस आपने काफ़ी अच्छी बात बताई हमारे श्रोताओं को कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में चला गया तो उनको हमने सौंप दिया अब स्कूल वाले जाने, लेकिन हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। कैपेसिटी भी है उसके अंदर कि कितने बच्चे बिठाने चाहिए, तो वो सब चीजें उस रूल के हिसाब से स्कूल वाले फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात बताई। और इसी में अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप शिक्षा को लेके क्या कहना चाहते हैं कि आज जो बच्चों का सिलेबस है वो उनके हिसाब से सही है? क्या उन्हें सही उम्र में सही बोझ दिया जा रहा है या बढ़ चुका है? ये आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? मैम शिक्षा को बहुत बेसिक तौर से बच्चों को सिखाना चाहिए। अभी तो बोझ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक LKG का मेरा गुड़िया है, LKG में उसका भी 10 kg का बैग है, तो फिर उसको थोड़ा सा काफी सही बात बताई आपने कि बच्चा जिसकी खुद की उम्र काफी कम है वो इतना भारी बैग अपने कंधों पर लेकर जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो आज की शिक्षा पद्धति है उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, शिक्षा पद्धति तो सरकार तो यही कोशिश करती है कि कॉम्प्रिहेंसिव हो और टीचर भी यही कोशिश करता है कि ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का। पर चूंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चों को प्रेजेंट सिनेरियो में रेडी करना ये सबसे बड़ा टफ टास्क है और उसके लिए हमें चाहिए अलग अलग डिसिप्लिन को कवर करने के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि स्टडी मटेरियल हो
और स्टडी मटेरियल होगा तो बुक्स होंगी तो थोड़ा वेट तो होगा। और कोशिश हम ये करते हैं कि हर दिन सारा कोर्स करिकुलम नहीं मंगाए, सिलेक्टिव बुक्स मंगवाएं, थोड़ी देर वो करें, एक्टिविटी करें, आउटडोर प्लेइंग करें और उसके माध्यम से बच्चा सारे क्षेत्रों को कवर करे। जी बिल्कुल। तो सर अब मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि जो आज की शिक्षा पद्धति है और बच्चों में काफ़ी पुराने समय से लेकर आज के समय में बच्चा काफ़ी जल्दी स्कूल जाने लग जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इसमें राय ये है कि जैसे बच्चा जा रहा है स्कूल तो शिक्षा का मतलब केवल होमवर्क या वहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। स्कूल में जो भी सिखाया जा रहा है तो स्कूल में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी सिखाई जाती है, वर्क के अलावा भी सिखाया जाता है, तो वो अपने दैनिक लाइफ में भी आके बच्चा घर पे आके भी उसको इम्प्लीमेंट करे। जैसे जो कुछ बेसिक चीज़ें होती है स्कूल से सिखाई जाती है कि हमेशा, क्योंकि पेरेंट्स की बात बच्चा एक बार कम सुनेगा, लेकिन अगर मैडम ने या सर ने बोल दिया कि बेटा कल जाके आप अपने मम्मी पापा के चरण छुओगे तो बच्चा कल आके जरूर छुएगा ना, आप बोलोगे तो नहीं छुएगा। तो वो बच्चा अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा तो उसका बहुत महत्व है। जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताई कि बच्चा स्कूल जब जाने लगता है तो वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर्स की बात मानने लगता है, और ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में ही है कि आप उन्हें ये सिखाते हैं कि अगर टीचर कुछ कहे तो उसे सुनो। बहुत अच्छी बात है सर। और अब मैं आप सभी से एक विचार चाहूँगी इस बात पर कि क्या आप बच्चों की क्षमता को प्रतिशत से आंकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने अपने बच्चों में ऐसा कौन सी प्रतिभा देखी, या उसके रोजमर्रा में सुबह से शाम तक अगर आप उसके साथ रहते हैं तो कोई एक भी अगर चाहे अपना विचार साझा करना कि आपने ऐसी कौन सी प्रतिभा अपने बच्चे में देखी कि ये इसमें बिना सिखाए अपने आप आ गई, ऐसी कुछ? जी काफी अच्छा है। हाँ। जरूरी नहीं है कि करियर आप किसी बड़ी प्रोफेशनल कंपनी में काम करके या कैसे बनाए। हाँ, मेरा बच्चा टीवी चला के डांस सीखता है, उसको डांस करने का बहुत शौक है, सिंगिंग भी करता है, सिंगिंग करने का भी बहुत शौक है। वो घर पे यही सीखती है और स्कूल में उसके टीचर बहुत अच्छे हैं और वो मेरा कहना नहीं मानती है बिल्कुल भी, ना होमवर्क में ना पढ़ाई में, कुछ भी नहीं। और टीचर अगर कहते दिया ये करना है तो वो बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है? सारा कंप्लीट मैम की पूरी बात मानेगी, जीरो से मैं अब नहीं मानती। तो मैं इसी बात पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसके पीछे क्या कारण है कि बच्चा आपकी बात तो ना सुन रहा है और टीचर की सुन रहा है, ये काफी अच्छी चीज है, लेकिन आपका ना सुनने का कारण? नहीं, उसका मम्मा अगर किसी चीज के लिए कह रही है कि डांसिंग मतलब कुछ भी दूसरा अदरवाइज कुछ भी, बस स्कूल से रिलेटेड नहीं मानती है। अदर तो सारा, हाँ घर का तो सारा मानती है, मम्मा की सारी बात मानेगी, लेकिन मम्मा ने अगर कह दिया है होमवर्क कर लो, दिया रहा पढ़ाई कर लो, नहीं ना स्कूल में ये तो करती हूँ, सुबह से जाती हूँ शाम को आती हूँ, फिर आप घर पे भी होमवर्क करते हो तो मुझसे ये नहीं होगा। जैसे मेरी गुड़िया का बताता हूँ, तो ड्राइंग का उसको है, उसको शुरू से इंटरेस्ट ड्राइंग का है। ड्राइंग का इतना है कि उसकी मैडम भी उसको होमवर्क के अलावा उसके होमवर्क बुक में कोई भी ड्राइंग बना के देते कि बेटा इसमें कलर फिल कर लेना, इतना अच्छा है। तो उसको स्कूल से भी उसको फीडबैक मिलता है, कोऑपरेट मिलता है, तो स्कूल में भी होमवर्क के साथ साथ वहाँ पर भी पेंटिंग कलर वगैरह करती है। तो तीनों टाइप के कलर उसके बैग में हमेशा रहते हैं, चाहे स्केच कलर हो या पेंसिल कलर हो या जो, और घर पे आने के बाद भी बिल्कुल उसका रहता। तो इसमें स्कूल का भी पूरा योगदान रहता है, जो भी मैडम वगैरह है वो पूरा अच्छे से उनको और अच्छे से बताते हैं कि इसमें ऐसे कलर करना है। तो काफी अच्छी बात सर आपने बताई कि बच्चों की जो कलाएं हैं उनको पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को मिलके ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी में कम परसेंट ला रहे हैं या उनको खाली नंबरों के लिए सुनाया जाए या कहा जाए कि तुम अच्छे से पढ़ो नहीं तो क्या करोगे, लेकिन ये ढूंढो कि वो क्या कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोग नज़रअंदाज नहीं करते हैं और ध्यान रखते हैं। अब मैम, मैं संगीता मैम का विचार जानना चाहूँगी इस बात में। पहले तो आप सभी पधारे अभिभावकगण और रिस्पेक्टेड मैडम फ्रॉम लक्ष्य स्कूल, आप लोगों का दिल से स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके विचार भी मैंने सुने, आपने भी जो बताया सुना, आप लोगों ने जो अभिव्यक्ति दी वो भी मैंने सुनी। व्यक्तिगत या व्यक्तिशः मेरा ये मानना है शिक्षा को लेकर कि शायद 5 साल तक बच्चों के हाथ में पेन, कॉपी, पेंसिल नहीं देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, राइट। अब्रॉड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत मतलब कहना चाहिए कि डैन रिसर्च हुए हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर, तो उसका सार एक ही निकलता है कि यदि 5 साल तक बच्चा अपना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है
जो अपना चाइल्डहुड है, सही मायने में बचपना, हमने उसका कहीं खोते जा रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है, बिल्कुल सही बात है कि जो ज़माना आज चल रहा है, जो एरा चल रहा है, उसकी आबो हवा देखते हुए हमें लगता है कि हमारा बच्चा इस कंपटीशन में कहीं कमतर ना रहे, 20 ही रहे बजाय 19 के। लेकिन हमारी ये अपेक्षाएं, कहीं हम अपने बच्चे के बचपन को धूमिल करते जा रहे हैं। अपने बच्चे का जो मौलिकता है, उसका अपना जो जीवन है, मूल है ना, वो उस व्यक्तित्व को हम यहीं से नष्ट करते जा रहे हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि वैज्ञानिकों ने ये भी रिसर्च किया है कि यदि बच्चा 5 साल से पहले पेन पेंसिल कुछ ग्रिप होल्ड करता है तो उसके ये लिगामेंट्स डैमेज होते हैं, और ये लिगामेंट्स डैमेज होंगे तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट भी डैमेज होगा। फिर हम अपने 2.5 साल के, 2 साल के, 2.25-3 साल के बच्चों को क्यों भेजिए किंडरगार्टन ग्रुप में? भेजिए, आप उसको खेलने कूदने भेजिए, कुछ नया सीखने भेजिए, उसको सोशल होने के लिए भेजिए। उसमें पारिवारिकता के गुण वहीं से आएंगे जब वो अपने से और ज्यादा बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा। घर के एनवायरनमेंट से अलग वातावरण में जाकर वो अपने आप को एडजस्ट करना सीखेगा। सही मायने में ये एजुकेशन है। हम लोग आज बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है इस भौतिक जगत में, लेकिन बच्चे का प्रॉपर मैनर में जो लर्निंग फेज स्टार्ट होता है वो मदर के बूम में होता है आफ्टर 4 and 5 months, राइट? यहाँ जब आता है तो वो उसको फॉलो करता है, लर्न नहीं करता है, वो सीख कर आया है, राइट? है ना? ये बहुत गहरी बात है, लेकिन हमें अभिभावक होने के नाते ये चीज सीखना पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे आपने भी कही कि बच्चा पढ़ता है, टीचर्स भी कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बिल्कुल सही है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, है ना? हमारे भी 3 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की बचपन की कीमत पर कतई नहीं। आप देखिए बच्चे का आज रूटीन क्या हुआ। अपनी छोटे से प्रतापगढ़ स्तर की मैं बात करती हूँ, ठीक है ना? स्कूल जाने के लिए सुबह की प्रिपरेशन पेरेंट की, स्पेशली मदर, राइट ना, जो पचती है जितना भी, मदर के बाद फिर हमने बस में भेजा, ट्रांसपोर्टेशन में उसका मिनिमम 20 मिनट से लेके 40 मिनट तक का उसका समय ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, राइट? है ना? कई बच्चे बोर हो जाते हैं, कई बच्चे परेशान होते हैं और कई बच्चे सो जाते हैं। मेरी खुद की बेटी 2 बार फिर से स्कूल पहुंच गई 2:30 बजे, रियल बता रही हूँ मैं, ठीक है ना? तो कहने का ये मतलब है कि उन बच्चों को बहुत ही फ्री माहौल में 5 साल तक जीने दीजिए। अब्रॉड में 5 साल से पहले बच्चों को इवन दैट किंडरगार्टन ग्रुप में भी नहीं भेजते हैं। मैं बहुत एनालिसिस पढ़ती हूँ, बहुत रिसर्च पढ़ती हूँ मैं, राइट ना? तो आज ये उल्टा सिस्टम हुआ है एजुकेशन को लेकर, पीयर प्रेशर बढ़ा है बच्चों पर। बच्चों को जब हम लोग शायद अपने ज़माने में कोचिंग का नाम नहीं जानते थे 8वीं 10वीं कक्षा तक, राइट? आज बच्चों को केजी और 1st 2nd स्टैंडर्ड में हम कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, फिर वो अपना दिमाग कहाँ चलाएगा? है ना? ये बहुत जुनाइन बात है। हो सकता हो इस स्टूडियो से बाहर जाने के बाद हम फिर अपने उसी डर्रे पर आ जाएं, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से हमारे अपने जो बाल गोपाल हैं, उनकी बाल मन की गहराइयों को माँ और पिता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, है ना? कहीं ना कहीं उनको हमें बहुत प्यार से अंदर से खुरेदना होगा, क्योंकि जो बोझिल हम उनके ऊपर जीवन बनाते जा रहे हैं, उसमें वो बच्चा सप्रेस होता जा रहा है, दबता जा रहा है वैचारिक आधार पर। आज बच्चे बहुत फ्रैंक हैं, पेरेंट्स बहुत फ्रैंक हैं कि उनके दिल की हर बात बोलते हैं, लेकिन वो मन की बात नहीं बोल पाता। फिर बच्चा कहाँ जाएगा? और फिर कैसी घटनाएं घटती हैं आप हम सभी वाकिफ हैं, जो इन दिनों जयपुर से लेके ओवरऑल इंडिया में, इवन दैट हमारे इस शहर में भी घटी, है ना? तो कहीं न कहीं हम अभिभावकों की एक बड़ी चूक है कि हम अपने बच्चों को शायद रैंक, परसेंटाइल में आंकने के साथ साथ उनका सुनहरा भविष्य बचपन में ही हम दफना रहे हैं। काफी अच्छे विचार, और मुझे ऐसा लगता है आज आप सब सुन रहे हैं तो आपको भी कुछ महसूस हुआ होगा इस बात को लेकर। तो इसी से मुझे एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर, तुलना करना। जो आप अपने बच्चों की तुलना किसी और के बच्चों से करते, आजकल शायद धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं और कम करते जा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को हम सब ने भी सहा है। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ ये चीज़ करी है कि उनके मन की जो इच्छाएं होती है वो दूसरों के बच्चों को देखकर अपने अंदर लेकर आते कि तू ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा,
तो उसका क्या कारण है, उस पर क्या विचार डालना चाहेंगे सर? इसके लिए यही है कि स्कूल्स में जो ऐसा थोड़ा ऐसा माहौल बनाया जाए कि कंपटीशन से वो थोड़ा सा अलग हटे। जी, कंपटीशन की जो हाँ, भावना आजकल भावना, बच्चों हाँ, में आती जा रही है, वही, क्योंकि स्कूल वाले अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक्टिव रखा जाए पूरे टाइम। एक्चुअली क्या होता है कि जी। कंपैरिजन जब शुरू हो जाता है तो बच्चा पॉजिटिव सेंस में कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो उल्टा नेगेटिव हो जाता है, जी। उसके अंदर हेट्रेड फीलिंग आ जाती है उस सिचुएशन के लिए, उस पर्सन के लिए जिससे उसका कंपैरिजन हो रहा है। और एक बार अगर नकारात्मक एनर्जी किसी भी चीज़ के साथ जुड़ती है तो डेवलपमेंट पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। जी। तो बच्चे को आपको कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन बच्चे को आपको एक चीज़ तो है लेकिन इसके अंदर कि आपको बच्चे को एक्सपोज भी करना पड़ता जी। है। अगर आप सारी चीज़ें नहीं बताओगे बच्चे को तो उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा, इंकरेजमेंट नहीं होगा। तो आप अच्छी चीज़ उसको ज़रूर से दिखाएं ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले कि मुझे भी करना या मैं कर सकता हूँ। तो कंपैरिजन इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आप अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ बच्चे को बताओगे तो वो ज़रूर से चेंज दिखता है फिर बच्चे में। जी, काफी अच्छा विचार आपका लगा। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी इस बात पर आपके क्या विचार है। बच्चों को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है तो ब्लैक बोर्ड पे वहाँ पर लिख दिया जाता है कि ये बच्चा फर्स्ट रैंक आया, सेकंड आया, थर्ड आया। तो जैसे हम जब बात करते हैं टीचर से तो टीचर कहती है कि इसने ऐसा करा ऐसा करा, तो अपने बच्चों को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि कोई बात नहीं, तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, अपन आगे इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जी। उसमें अपना भी योगदान लगाओ। मेरा खुद का बेटा है, वो 9 साल का है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसको सिंगिंग का बहुत शौक है। जी। वो 2 घंटे सिंगिंग क्लास भी जाता है, उसके बाद फिर उसे छोड़ रखा है कि तुझे अगर पढ़ना है अभी तो वो अपने मन से खुद ही पढ़ने चाहता है। वो खुद ही बोलता है कि मैं मेरा होमवर्क करूंगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा लर्न करना है। तो उसकी खुद से अंदर से इच्छाएं होती है और वो खुद ही करता है, उसकी खुद से इच्छा होनी चाहिए। और बच्चे को कंपेयर मत करो, आपका बच्चा जैसा है वो वैसा ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो अच्छा, अपना पेरेंट्स बच्चा ही है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं दिखाएंगे तो सोसाइटी और फिर उसको कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं हाँ, मिलेगा। वो नहीं दिखाएगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द एक्सेप्टेंस। आपका बच्चा यूनिक है, आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें सबसे क्या अच्छी क्वालिटी चीज क्या है। क्वालिटी है। काफी अच्छा लगा आप लोगों से ये बात करके भी कि आप भी इसी हित में हैं कि बच्चों को समय दें अपने आप को खोजने का, उन्हें प्रेशर ना करें, अपने हिसाब से उन्हें जीने दे। जब उन्हें सही लगेगा वो अपने आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि इच्छाएं तो सब बच्चों के मन में होती है, हमारे मन में भी थी। आज हमारे पापा है, मम्मी है, तो वो प्राउडली कह सके कि ये हमारे बच्चे हैं। और इसी के साथ अब मैं आगे जाना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आजकल जो लैंग्वेज को लेकर हो गया है कि तो आप सभी के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं और ये जानना चाहूंगी कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा आपकी नज़र में कहाँ स्टैंड करता है आज के टाइम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला? मातृभाषा तो अपनी सब कुछ है ही है। जी। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि अपने इंडिया में मेसी आया था तो उसको अपने इंडिया की या फॉरेन कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी, पर वो तो भी आया और उसको उसके लिए उसको कोई नीचा नहीं दिखाया गया, अब उसको सबने वो अप्रिशिएट किया। जी, ये काफी तो सही बात ये है। चीज अपने इंडिया में थोड़ी सी कमी है। हर इंसान को अपनी हाँ, मातृभाषा की हाँ, वैल्यू करनी चाहिए और उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग हिंदी मीडियम में अगर आज अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपके नज़रिए से क्या लगता है कि क्या वो कर पाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी, जो भाषा की ज़रूरत पड़ेगी वो बोल पाए या ऐसा? या आपने अपने बच्चे पर ये प्रेशर देखा है कि मैं स्कूल में इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ मम्मी, तो ऐसा कभी आपने महसूस किया? मैं खुद भी आज अपने हस्बैंड से ये डिस्कस कर रही थी कि अपन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं बट उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती है कि वो स्पीक कर पाए, बोल पाए इंग्लिश में पूरी तरीके से। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चा बोलेगा कैसे जब अपन दोनों भी हिंदी में ही बात करते हैं। जो बच्चा सुनेगा दिन भर घर के अंदर तो वो वही सीखेगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा हिंदी वाला है। हमारे जो मूल विचार चल रहा है दिमाग वो भी हिंदी में आते हैं उसको हम अपनी ऑन लैंग्वेज में बहुत बेटर मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सीधी, जैसे एक अमेरिका का बच्चा इंग्लिश बोलता हाँ, बहुत छोटा है ना, कोरिया का बच्चा कोरियन बोलता है, चाइना, जापान, सभी लोग अपना अपना ऑन मदर टंग बोलते हैं, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है, शायद हम पेरेंट्स लोगों ने ये बना दिया है कि अंग्रेजी। देखिए, भाषा के तौर पर आप किसी भी भाषा का नॉलेज रखिए, बहुत अच्छी बात है,
है ना, लेकिन साथ में हम अपनी जड़ें ना काटते चले। कहना चाहती हूँ मैं अपनी बात कहना हाँ चाहूँ, जी, बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगी। जैसे 2 पॉइंट्स यहाँ पे आए। एक तो ये था कि एवरीथिंग सेट एंड डन, फिर भी आज भी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है इंग्लिश में होती है। हमें जब एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है तो इंग्लिश में दिया जाता है। तो ये एक है कि कहीं ना कहीं हम जो हमारा एक्सप्रेशन लैंग्वेज है वो हमें आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी मिस वर्ल्ड 2004 सुष्मिता सेन का। वो 8th तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही है, लेकिन आज आप उसको देख के कह सकते हैं क्या कि शी वॉज एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पे मेहनत की है और उन्होंने जो पहली अपनी लैंग्वेज है मदर टंग उसके ऊपर एक्सपर्टीज पा करके फिर सेकेंड लैंग्वेज पे भी एक्सपर्टीज लिया है। तो मुझे ये कहना है कि रिसर्च के तौर पे अगर हम बात करें ना तो साइंटिफिकली ये है कि 6 साल तक बच्चा एक लैंग्वेज को पूरी तरह से उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम सेकेंड लैंग्वेज दें उस बच्चे को, क्योंकि फिर रिसर्च ये कहते हैं कि एक बच्चे को अगर 3 लैंग्वेज आती है तो मेंटली ही इज वेरी फिट। और ये भी एक स्किल है कि आप कितनी लैंग्वेज सीख पा रहे हो। सो समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट ऑल्सो। तो आप ये भी आपका स्किल है, और अगर बच्चा मेहनत करके कोई और भी लैंग्वेज पे कमांड अगर कर रहा है तो ये अच्छी बात है। इंडिया में शायद हम उसको इतनी वेटेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनली देखोगे तो वहाँ पे वो लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं और कर रहे हैं। जैसे जर्मनी वगैरह में आप जाओगे, वहाँ पे हिंदी और संस्कृत इस लैंग्वेज के जो लेक्चरर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इतनी वेटेज दी जाती है और उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि उनको सीखने को मिल रहा है उनसे। तो आज उल्टा हुआ है, शायद कहीं अंधानुकरण की दौड़ में हमने अपनी बुनियादी शिक्षा को ताक में रखा। जापान ने अडॉप्ट किया, यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो आज इंडियन एंशिएंट सिस्टम को अडॉप्ट करता जा रहा है और हम लोग उधर भागते जा रहे हैं। हमारा जो पुराना जो सिस्टम था, वैदिक सिस्टम, तो उसमें जो गुरुकुल पद्धति चलती थी उसमें हम बच्चे का हर एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते थे। अभी हम क्या सोचते हैं, एसएस कंप्लीट हो गया तो साइंस पे फोकस करो, साइंस हो गया तो मैथ पे करो, मैथ हो गया तो इंग्लिश पे। बट वहाँ क्या होता था, वहाँ पे अर्जुन ने किस चीज़ पे काम किया, भीम ने किस पे काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप अर्जुन को भीम वाला टास्क दे दोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने बच्चे की वही वाली चीज प्रतिभा देखनी है, उसकी क्वालिटी देखनी है और एक्सेप्ट कि वो किस टैलेंट अगर के आपने साथ सोच आगे बढ़ रखा रहा है कि नहीं मेरा बच्चा एमबीबीएस बनेगा, और आपका बच्चा अगर कुछ और स्किल लेके आया है इस दुनिया में, तो आप उसको एक्सेप्ट करो और उसी के डायरेक्शन में उसको पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। तो वो स्किल पे डिपेंड करता है बच्चा किस तरह से ग्रैब करता है चीज़ों को और सीखता है, और सीखना ज़रूरी है आज के समय में। आप जितनी चाहें उतनी लैंग्वेज सीखें, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है तो उसे छोड़ना बिल्कुल गलत। तो चलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और अब बात करना चाहूँगी कि आजकल बच्चों के साथ जो देखा जा रहा है कि बच्चों को ना सुनने की आदत की कमी हो गई है। आप सब मानते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप क्या तरीका अपनाते हैं, या आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे को अगर किसी चीज़ के लिए ना कहना है, या वो मान जाता है शांति से, या उनकी कोई और प्रतिक्रिया रहती है? जी। सबसे पहले अगर अपन बच्चे को सीधा ना बोलते हैं तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। पर हम ये अब तरीका अपनाते हैं कि उसको ऐसे प्यार से और ऐसे घुमा फिरा के उस चीज को कहा जाए ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। जी सर, आपका विचार उनको कोई ट्रीट दे करके हाँ भैया आप ये कर लोगे तो आपको ये तो लालच है कि कुछ नया काम पेरेंट्स से करवाना है तो नहीं मानते बच्चे। रिटर्न में अब मिलेगा। मैं पीछे के समय में जाना चाहूंगी, और जब हम सब छोटे थे तब की बात मैं याद दिलाना चाहूंगी कि तब हमारे पेरेंट्स अगर हमें ना कहते थे तो हमें एक बार में शायद समझ आ जाता था कि ना मतलब ना होता है। और आजकल बच्चों को अगर ना कहा जाता है तो बच्चे अपने मन से कुछ भी कदम उठा लेते हैं। तो उसका मूल कारण क्या हो गया है आजकल? एक्चुअली जेंजी जो अभी जी अल्फा जेन पेरेंट्स हैं, आप सब हम पेरेंट्स हैं, तो हमारी जो पेरेंटिंग हुई है वो बहुत अलग तरह से हुई है, और हम जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं वो वैसी नहीं कर रहे हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने करी थी। हमने अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें रेडी और अवेलेबल कर रखी है, तो उन्हें ना सुनने की इसलिए कभी हमने मतलब आदत ही नहीं डाली। अच्छा, बहुत शुरू से ही अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर ना सिखाई जाए ना तो शायद बच्चे सीख जाते हैं। अभी ये बच्चे एडवांस हैं और अब अपन को इनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप ना क्यों कर रहे हो, या फिर ऑल्टरनेट्स देने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे सर ने बोला कि ट्रीट से या फिर छोटे छोटे प्रलोभन देकर या बच्चों को जस्टिफाई करके कि अभी नहीं या इसके बाद, तो वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। और बीइंग अ पेरेंट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को ना
एक्सेप्ट करना सिखाएं। जी तो ना करना भी हम पेरेंट्स को सिखाना चाहिए बच्चों बेसिक डिफरेंस है दोनों जनरेशन में कि हमने कभी वाई पूछा ही नहीं, नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये जनरेशन वाई पूछती है। हमसे काफी एडवांस है जी बच्चे। बिल्कुल, काफी सही बोला आपने कि तरीका बदलना पड़ रहा है पेरेंट्स को अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि जरूरी है, उन्हें नहीं पता अभी उनके लिए क्या सही है क्या गलत। और इसी के साथ में ये आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग मानते हैं कि आज बच्चे की जो सोच है उसको समझने के लिए उसके स्तर का होना पड़ता है हमें भी? बिल्कुल जी। तो आप लोगों बताना चाहें या साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ कि आप अपने बच्चे को समझाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? कभी ऐसा कुछ हुआ कि बच्चे ने उस चीज की जिद करी हो जो उसके लिए सही नहीं है, या उसने इस तरह से, क्योंकि आजकल बच्चे फोन एक जो चीज है, अगर आप उनसे फोन 1 मिनट के लिए भी छीन लेते हैं उनका बिल्कुल रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। वो उनका बिहेवियर ही इतना खराब हो जाता है सबके लिए कि अगर कोई बड़ा भी आएगा तो वो उस पर भी हाथ उठा देते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या तरीका अपनाते हैं, या आप दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं कि आप भी अगर ये तरीका अपनाएं तो शायद आप अपने बच्चे को थोड़ा सा इस चीज से कंट्रोल में कर सकते हैं? ये जो अपने टॉपिक छेड़ा है बहुत आज का करंट इशू है कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं सबको आउटडोर गेमिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। घर पे जाते या तो पेरेंट्स का, मम्मा का या डैडी का, किसी का भी मोबाइल लेंगे और उस पर करेंगे। तो उस पर सबसे मेन चीज़ है कंट्रोल पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। जैसे मैं मेरी गुड़िया का एग्जांपल देता हूँ। मेरी गुड़िया को हमने शुरू से मोबाइल से दूर रखा है, तो अभी भी वो हम दोनों से मोबाइल की जिद नहीं करती। लेकिन जब उसके नाना जी के वहाँ जाएगी तो उनकी जेब से मोबाइल निकाल देगी, तो वहाँ पे वो मना नहीं करते। लेकिन हमने घर पे शुरू से रखा, उसको खेलना है तो बेटा हम आपके साथ खेल रहे हैं, मोबाइल नहीं चलाओगे आप। और उसके सामने हम भी मोबाइल साइड में रख देते दोनों जने, तो न तो मेरा मोबाइल मांगती है न इसकी मम्मा का मोबाइल मांगती है। अपने को उनमें हैबिट डालनी पड़ेगी, बेटा नहीं आपको क्या करना है, गेम करना है, अपन बाहर चल के खेल के आते हैं, चाहे गार्डन में है या छोटा मोटा कुछ भी गेम वगैरह। कुछ समय के लिए अपने साथ उन्हें तो ऐसा करके हम घुमाने ले जाएं। तो उसने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत जिद करी होगी, लेकिन अब ये है कि वो मांगती नहीं मोबाइल हमसे। जी बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ना बच्चे बोलने से नहीं करते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और वही करते हैं जो हम करते हैं। तो पहले तो हमें खुद मोबाइल चलाना बंद करना पड़ता है बच्चों के सामने। अगर आप मतलब आई एम द वर्किंग मदर एक्चुअली, तो कई सारे फ़ोन पे ही होते हैं टास्क, क्योंकि आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो कई बार आप लैपटॉप भी नहीं ओपन कर सकते हो उनके सामने, वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें जैसे मोबाइल से हैंडल कर रहे हैं, तो बच्चों को फिर जवाब रहता है कि आप भी मोबाइल चला रहे हो। जी। तो मुझे वो टाइम छोड़ना पड़ता है कि मैं अपना टाइम, मतलब मैं अपना काम पीछे छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मोबाइल चला रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ना चलाए तो आपको भी वो चीज़ से फिर दूरी बना के रखनी पड़ेगी। और जैसे सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है, आपको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। जी। जितना टाइम हम बच्चे को देते हैं ना, वो उतना ही उसमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। टाइम देना अगर आपने बंद कर दिया तो बच्चा किसी और चीज़ में, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो पूरे टाइम किसी कोई और एक्टिविटी उसको चाहिए। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, जैसे 1 घंटे के लिए आपने बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, तो वो उस टाइम पे आपके लिए मतलब कोई टास्क नहीं है, लेकिन बच्चे को कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो आप पूरा टाइम उसका शेड्यूल ऐसा बना के रखो कि वो इंगेज रहे, एक्टिव रहेगा, कुछ एक्टिव लर्निंग करेगा, तो वो शायद मोबाइल से उसकी इतनी नहीं रहेगी ज़रूरत कि वो मोबाइल की डिमांड करेगा। एक्टिविटीज़, गेम और ब्रेन गेम्स बहुत सारे देते हैं जी, ताकि उनका जो मोबाइल वाला टाइम है वो उधर लग जाता है। वो जब भी कोई मार्केट में अब इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है, मेड इन इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, ताकि अपन बच्चों को उनमें लगा सकते, ताकि ऑटोमेटिकली वो उधर एंगेज हो जाते हैं। आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं होती क्योंकि ऐसे उनकी एज के बच्चे बाहर है भी नहीं और बाहर निकलते भी नहीं है, तो उनको ऑब्वियसली घर के अंदर ही, तो घर के अंदर बच्चा करेगा क्या दिन भर। जी। तो आप कोशिश कीजिए कुछ समय आप उसे बाहर लेकर जाइए। और अब मैं आना चाहूंगी जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि बच्चे का किस हिसाब से विकास जल्दी होता है? और अगर आज एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं समाज में देखा जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस टॉपिक से पहले जितनी बातें करी वो सब एकल परिवार का ही रिजल्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। वो सब कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एकल, क्योंकि न्यूक्लियर अगर माँ टाइम नहीं दे पा रही है तो बच्चा एंगेज हो गया मोबाइल में या कोई और एक्टिविटी में, और अगर संयुक्त परिवार में है तो काम बट जाता है और वो डबल पेरेंटिंग हो गई ना बच्चे की, क्योंकि उन्होंने हमें भी बड़ा किया है, हम जैसे, और अब वो वापस तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है। दादी नानी का जो सॉफ्ट कॉर्नर बच्चों के लिए, वो शायद हमारे लिए नहीं था,
और बच्चों के साथ में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पेशेंस। वो इतना चीज़ें बिगाड़ते हैं, करते हैं, लेकिन आपको पेशेंस, आपको होल्ड करना पड़ता है कि नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने बच्चे ने कुछ एक्शन किया, आपने रिएक्शन दिया, वो फिर ऑपोजिट साइड में चला जाता है वापस। आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आया है, बच्चों में पेशेंस लेवल की बहुत कमी हो गई है। तो आप लोगों को भी ये लगता है कि जब अगर आप बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं तो अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए अगर बच्चा सामने है तो शायद फ्रस्ट्रेशन निकलता है बच्चों के बिल्कुल ऊपर, बच्चों पे ही उतारा जाता है। पर वो काफी इसमें मेरा गलत कहना है जी। कि हम लोग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें तो बच्चा इस चीज से दूर रहेगा। जब हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर साइकोलॉजिकली हम बच्चे को हैंडल करेंगे, हम उसको ट्रीट करेंगे और उसको क्वालिटी टाइम देंगे, हम उसके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, तो शायद है कि बच्चा इन सारी चीजों से दूर आ जाए। हम टेम्पर लूज करेंगे बट नेचुरल डैम श्योर बच्चा भी टेम्पर लूज करेगा। हम में लेक ऑफ पैशंस है तो बच्चा इम्पैशंट होगा ही होगा, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो क्यों ना हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने बच्चे को पढ़ने का प्रयास करें और उसको उसी तरीके से हैंडल करें जिस उम्र में वो गुजर रहा है, उसके उस उम्र के इक्विवेलेंट हम जाकर अपने आप को और बच्चे के साथ आत्मसात करें। फिर कोई शर्त नहीं कि बच्चा आपके अकॉर्डिंग ना चले। अब मैं आप सबसे एक सवाल और जानना चाहूंगी, जिसका जवाब आप लोगों से चाहूंगी कि आप में से किन किन बच्चों की आदत है कि वो आपके पास आके अपने दिन भर की कहानी सुनाते हैं? मेरे बच्चे भी सुनाते हैं, पूरी स्टोरी सुनाते हैं। मेरे स्कूल दोनों में बच्चे क्या हुआ है, सुनाते हैं। बस में क्या हुआ है, घर पे आने के बाद वो क्लास में जा रहा है, सिंगिंग क्लास जा रहा है, वहाँ क्या हुआ है, आउटडोर गेम खेल रहा है तो वहाँ किस बच्चे ने कैसा क्या किया है, सब कुछ। और मैं सुनती भी हूँ। बच्ची तो चाहती है कि मैं उस कहानी को सुनते वक्त आई कांटेक्ट भी रखूं। अटेंशन सीकर होते ना बच्चे, अटेंशन सीकर, बिकॉज अगर मैं उस वक्त मान लो मैं चपाती सेक रही हूँ तो मैंने उससे कह दिया हाँ मैं सुन रही हूँ, नहीं आप देखो इधर, आई कांटेक्ट के साथ बात करनी है उनको ये चीज़ फील करनी है कि मैं उसको सुन रही हूँ, मैं उसको फील कर रही हूँ। तो वो आई कांटेक्ट के साथ बात करना चाहते हैं, सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इंटरेक्ट करें, हम उसके ऊपर कुछ कमेंट करें। जी। तो सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको समझना भी है कि कभी कभी उसकी कहानियों में कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके वजह से हम समझ पाएंगे कि बच्चा पेन से गो थ्रू कर रहा है या फिर कोई चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जैसे मेरी मतलब अब जैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लिखती नहीं है, शी डोंट लाइक राइटिंग, उसको लिखना नहीं है बेटी को। तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि पेन पेपर ही चल रहा है, सब कुछ एग्ज़ाम भी पेन पेपर चल रहा है। तो आए दिन मुझे उसकी शिकायतें आती रहती है कि उसने अपना क्लास वर्क नहीं किया है, वो अपना होमवर्क नहीं कर रही है। तो अभी ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत जल्दी वो हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि नहीं, बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारी जो स्कूल की प्रिंसिपल है डॉक्टर आरती जैन मैम, उनके साथ मेरी एक सिटिंग हुई थी, फिर उन्होंने ये चीज़ बैठ के समझाई कि ये टाइम है, ये निकल जाएगा, और अगर आपने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया ऑपोजिट तो फिर वो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना वो आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो मैंने अभी लेट गो कर लिया कि ठीक है सीख जाएगी। तो कई बार चीज़ों को नीचे डालना पड़ता है बच्चे के साथ। हाँ जी। इसका एक फर्क ये भी पड़ता है कि स्कूल का एटमोस्फेयर उसको कैसा मिल रहा है। अब जैसे मेरे भैया को एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे वो वहाँ की जो पूरी स्टोरी आके बताएगी उसकी मैम से वो इतनी फ्रैंक है कि हमारी स्टोरी पे जाके सही बात है। एग्जाम्पल देता हूँ एक मूवी का, तो मूवी का मैडम आपने पुष्पा 2 मूवी देखी है कि? मैंने बोला मैडम मुझे भी देखनी थी। मतलब इतना वो आज ना प्रैक्टिकली बच्चे को प्रूव करने का समय, एकेडमिकली आपकी डिग्रीज डिप्लोमास मैटर इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं लाइफ में। इवन दैट आपका 10th का मार्कशीट सिर्फ डीओबी के कारण देखा जाता है, उससे पहले का शायद आप लोगों को भी याद नहीं कि कहीं मांगा या पूछा जॉब में, नहीं ना। तो फिर हम अपने बच्चे का बहुत जो कीमती समय है बचपन, जो कभी कहते हैं ना कि बचपन ही ऐसा है जो लौट कर नहीं आता, बाकी तो सारे दिन हम देख लेते हैं, तो हम वो चीज़ बच्चों का क्यों एक्सपेल कर रहे हैं? तो हम एजुकेशन में सिर्फ एकेडमिक पे ही जोर दे रहे हैं ना, जैसे उसकी और भी एस्पेक्ट्स हैं, एक सोशल डेवलपमेंट है, एक इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चे का, क्योंकि अगर वो किसी बच्चे को देखकर उसके अंदर कोई सिंपैथी या एम्पैथी नहीं हो पा रही है, मतलब किसी को अगर ऐसी स्थिति में देखकर बच्चे के अंदर कोई दया का भाव नहीं आ रहा है, तो आपकी पेरेंटिंग फिर फेल ही एक तरह से, क्योंकि सिर्फ एकेडमिकली बच्चा स्ट्रांग हो ये ज़रूरी नहीं है, उसके कहीं ना अंदर कहीं ये एक सार निकल कर नहीं आता है कि आज की हमारी पेरेंटिंग पर भी एक क्वेश्चन मार्क बिल्कुल है क्वेश्चन मार्क। बच्चों को हम पाले हैं, उससे बेहतर है पहले हमें पेरेंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि सही मायने में बच्चे के साथ हम कैसे प्रॉपर कम्युनिकेट करें या बच्चे के साथ हम कैसा व्यवहार रखें। जी।
बिल्कुल, आप सभी के विचारों से ये जो बात निकल कर आई है, जो बच्चे आजकल शेयर तो करते ही अपनी फीलिंग साथ में, शायद पहले के समय में हम इतना अपने पेरेंट्स से इतना खुल के नहीं शेयर करते होंगे जितना आज के टाइम में बच्चे शेयर करते हैं। तो ये जो ओवर शेयर की आदत हो गई है बच्चों को, जिस वजह से शायद वो पेरेंट्स के साथ साथ ये भूल जाते हैं कि जिसको मुझे जो नहीं बताना है वहाँ तक भी बातें जाती है। तो ये जो आजकल मुद्दे हो रहे, बच्चे एकदम से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, किसी से भी पूछ कर, किसी की भी बात को मान कर। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि जो अपने इधर भी प्रतापगढ़ में भी कई केसेस हुए हैं और बच्चे सुसाइड कर लेते काफ़ी कम उम्र में आज के समय में, जो कि सही नहीं है। उसके पीछे का मेन कारण क्या है? बच्चे तो आज के समय में हमारे साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, फिर उनका जो प्रेशर है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों नहीं आ रही है हम तक? उनकी कहानियाँ तो आ रही है, उनकी अच्छी बातें तो आ रही हैं, लेकिन उनका जो मन में जो उनके बात है कि ये ऐसा क्यों है मेरे साथ, या जो प्रॉब्लम्स वो हम तक क्यों नहीं आ पा रही, उसका कारण मैं जानना चाहूँगी आप लोगों के विचार से। क्योंकि सारे पेरेंट्स उनकी चीज़ें नहीं सुनते हैं। हर पेरेंट्स ऐसे नहीं हो पाते कि भाई उनसे सारी चीज़ें बातें करें, उनसे स्कूल आके शेयर करें, कुछ भी चीज़ उनसे क्लियर नहीं करते। इस कारण से वो अंदर ही अंदर घुटता जाता है बच्चा। ये पेरेंट्स का रिएक्शन भी डिसाइड करता है कि अगली बार बच्चा आएगा या नहीं आएगा आपके पास। अगर पहली बार भी हाँ एक्सप्रेशन का जो बड़ी बात बच्चों को सही फर्स्ट टाइम अगर आपने सही से नहीं दिया क्या रिस्पॉन्स, सही है क्या गलत है, ये बच्चों को हमें सिखाना भी पड़ता है। जैसे अभी जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो माहौल चल रहा है, उसके लिए बच्चों को सिखाओ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उससे बच्चों को भी सोचने की आएगी कि हाँ भैया ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो बच्चा भी खुद भी डिसीजन लेता है उन चीज़ों को। जैसे अपन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो उन्हें सिखाना बड़ा ज़रूरी है। वो पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि ये, और उन्हें बताओ भी सही कि ये वाली ये चीज़ हो रही है तो बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी होगी तो ये चीज़ सही है। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ नहीं, मेरे कम नंबर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो ये चीज़ गलत है। इस सुसाइड करने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं करोगे और उसको आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? ये सारी चीजें पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए। इसी बात से मुझे एक नजर आती है ये बात, ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो शायद हम हमारे बच्चों के साथ बैठकर वो डिस्कस करें कि ऐसा उसने किया होगा तो उसके पीछे ये रीजन रहा होगा, तो उन तक वो बातें, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं हर पल पे जो भी सिचुएशन उनके साथ होती है सुबह से शाम तक, वो हर चीज उनके माइंड में चलती रहती, तो वो भी कोशिश करते हैं सही गलत को समझने की। तो शायद कोई भी केसेस है जो दुनिया में, और ये ज़रूरी नहीं कि अरे दुनिया की अपने को क्या पड़ी, ऐसा नहीं है। हमें उनके साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। और आज के सेशन से मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी अपने मन की बात कही तो आपको भी अच्छा लगा होगा, और हमें तो काफ़ी अच्छा लगा है कि श्रोताओं तक काफ़ी अच्छी बातें जाने वाली है इस सेशन के बाद। तो मैं आखिरी में अब सबसे एक छोटा सा मैसेज चाहूँगी जो आज रेडियो 89.6 FM पर हमें जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए। मैम सबसे पहले आप। देखिए इतनी सारी बातें सुनी मैंने, सबसे अच्छा तो मुझे लगा कि हमारे पेरेंट्स बहुत अवेयर है। मुझे ये बहुत खुशी हुई कि सारे पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति नोन है। और दूसरा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो हर क्षण ऐसा होता है जब हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नए चेंजेस करने हैं पेरेंटिंग में, और इसके लिए स्कूल तो है ही पूरी तरह से जिम्मेदार और अपना कटिबद्ध है। एट द सेम टाइम कहीं जो मीडिया है, मैं उसके रोल के ऊपर एक मेरे मन में जो हमेशा से प्रश्न रहा है कि क्यों हमारी सरकार ऐसे कानून नहीं लाती है कि जो बच्चे के भविष्य के प्रति मीडिया की सजगता के ऊपर कुछ कड़े नियम बनाए। क्योंकि आज बच्चे जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कम उम्र में, वो किस चीज का नतीजा है? क्योंकि नेट इज सो रेडिली अवेलेबल। बच्चों के हाथ में नेट इतनी रेडिली अवेलेबल, जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो एक क्लिक पे अवेलेबल है। तो वो जो है वो कंटेंट बच्चा जो एक्सेस कर रहा है उस कंटेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। इसी पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो टेक्निकली है और हम लोगों को जाननी ज़रूरी है। जैसे कि आप YouTube दिखाने की जगह उन्हें YouTube किड्स दिखाएं, और उसमें भी लॉक्स लगते हैं, लाइक एज ग्रुप अपने बच्चों का सेट करे। अगर आपने बिना एज ग्रुप सेट करे आपने उसको YouTube किड्स भी दे दिया तो उसको शायद 15 साल के बच्चे को जो वीडियो दिखनी चाहिए वो उसे भी दिखेगी अगर आपका बच्चा छोटा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी, जो बच्चों तक एकदम ना पहुंच पाए, क्योंकि आजकल जो डेवलपमेंट जितना आगे बढ़ गया है,
साथ में वो लोग प्रिकॉशन की चीज़ें भी रखते हैं, पर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कोशिश थोड़ी हमारी भी रहेगी साथ में, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें निकाले वो जो बच्चों के हित में हो। तो जी मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी आगे। जैसे आपने यूट्यूब किड्स की बात कही, तो यूट्यूब किड्स पे भी वो क्या है, हाँ मैंने ये बात क्यों कही कि गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन, बिकॉज ये क्या करते हैं यूट्यूबर्स, कंटेंट जो एक्सेस नहीं होना चाहिए उसको तो नहीं शो करेंगे, पर अपने लैंग्वेज को इतना फिल्थी बना देते हैं कि बच्चे समझते नहीं कि ये वर्ड उन्हें बोलना है या नहीं बोलना है, बट वो तो रैंडमली उसको यूज कर देते हैं। जी, बच्चे सीखते हैं, वो जब देखने से जल्दी सीखा जाता है, तो वो जैसे घर में भी हम चीजें करते हैं और वो वीडियोस में भी देखते हैं, तो उसको काफी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। काफी गलत होता जा रहा है ये, लेकिन इसको हमें ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट इतना आगे बढ़ गया है कि लोग नहीं रुकेंगे, उनको उससे अर्निंग हो रही है, तो वो इसी तरह के कंटेंट और आते जाएंगे। कोई भी आजकल जैसे कि आप रील्स भी स्क्रॉल करते हैं तो 1 से 2 सेकंड की जो होती है और जिसमें जोक होता है, आप उसको तो सुन लेते हैं, लेकिन जो काम की बात बता रहे हैं आप उसे सीधा स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये भी है, हम अपने बच्चे को केज में तो रख नहीं सकते जी। आपको मतलब हमको सबको अपने बच्चे को अंदर बाहर से ही इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो खुद फिल्टर करना सीखे जी, कि दिस इज यूजफुल एंड दिस इज नॉट यूजफुल। तो वो फिल्टर करना भी सिखाना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि आज हमारे साथ हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगेंगे, तो ये चीज़ तो थ्रू आउट द लाइफ उनको सीखनी पड़ेगी कि मुझे क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है। जी, काफी सही, फिल्टर करके जी, चीज़ों को ग्रैब करना। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि जो होर्डिंग्स होते हैं वो स्लो पॉइजन है, इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं दिखता, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये चीज का इमीडिएट इफेक्ट क्या है, बट ओवर द पीरियड वो चीज इफेक्ट करती है, और जब वो वीक मोमेंट आता है उसकी लाइफ में तो वो तुरंत डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, एक्सेस कर लेता जी, है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसा सर ने सबसे पहले बात की थी, हम संस्कार वाली शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं, तो फाउंडेशन इज दैट ओनली। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा फाउंडेशन होगा, जितने हम उनको राइट और रॉन्ग का नॉलेज दे पाएंगे, वो बच्चा उतना ही साउंड ग्रो करेगा। और दूसरा ये मेरा एक पॉइंट था कि हर बच्चे को एक स्पोर्ट्स या एक स्किल और सिखानी चाहिए हमको, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, और स्पोर्ट्स में कुछ भी, बैडमिंटन है, जो उसको पसंद है, बिल्कुल एक्टिव रखना जरूरी है। स्पोर्ट्स में जाएगा तभी उसको बाहर खेलने का मन करेगा और भी लोगों से मिलने का मन करेगा, और वो बहुत सारी चीजें जो वहाँ सीखता है, जैसे स्पिरिट सीखते हैं बच्चे वहाँ पे, हेल्दी स्पिरिट सीखते हैं, कॉम्पिटिटिव क्या कहना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं, और वो उनको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। जी, टीम स्पिरिट सीखते हैं वहाँ पे, वो उनको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। तो ये चीजें जो हम ओवर द पीरियड नॉट फ्रॉम स्टडीज बट अदर एक्टिविटीज उनको सिखा सकते हैं। श्योर मैम, काफी अच्छा लगा जान के। जी दीपिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप रेडियो 9 के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि बच्चों को आप सॉफ्ट नेचर की रख सकते हो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, बट फिर भी थोड़ा वो तो पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए। अगर आप बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। मैं हूँ थोड़ी बहुत, बच्चे मुझसे डरते, फैमिली में किसी से नहीं डरते, मुझसे डरते थोड़े बहुत, तो होना चाहिए स्ट्रिक्ट, किसी एक पर्सन का तो होना ही चाहिए घर। जी बिल्कुल। तो पुष्कर जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे रेडियो 9 के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम, आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे के ऊपर कितना भी मानसिक लोड वगैरह नहीं डाला जाए कि वो किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन ले, जैसे उनके ऊपर जैसे रैंक का, परसेंटाइल का, जैसे भी मैडम ने बताया, तो एक इस चीज का प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, उनको उस चीज से जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस पर उसका फोकस ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर नेहल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप रेडियो 9 के सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? बच्चों को थोड़ा अनुशासन में भी रखना चाहिए, उन्हें थोड़े संस्कार भी दीजिए, उन्हें सही गलत का फ़र्क सिखाइए, क्या सही है और क्या गलत है। और बच्चों को अगर कोई बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब बच्चा सोने के लिए जाता है तब उसे छोटी छोटी स्टोरी सुना दीजिए कि ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा चाहिए। जैसे मैं खुद भी करती हूँ, मैं जैन हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारे जो भगवान है उनसे रिलेटेड या फिर कोई उसको कुछ बात बतानी है तो अपने मन से कुछ भी स्टोरी सुना के उसको बता देते हैं, ताकि उसके दिमाग में भी रहती कि नहीं ये चीज बताई थी तो ये गलत था और ये चीज बताई थी तो ये सही था, और हम इस ट्रैक पे जाएंगे तो हमारा सही रहेगा। और हम अपने बड़ों की जैसे उनके लिए हम जितनी केयर करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो हमारा बच्चा भी वो सीखेगा। अगर हम भी हमारे बड़ों के सामने बिल्कुल ऐसे रहेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं सीख सकता। और ये सारी चीजें हमारे घर से ही सिखाई जाएगी, उसके बाद ही बच्चा स्कूल में भी वही ही सीखेगा, नहीं तो बच्चे फिर ऐसे ही रह जाएंगे। जी बिल्कुल, काफी
प्रीशियस टाइम होता है, जो ये नाइट का टाइम होता है ना, बच्चे तब आपसे बिल्कुल क्लोज हो करके आपके पास बैठते हैं, बोलते हैं मम्मा सुला दो। होता है जब सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत एक्टिव वो भी फ्री रहते हैं और हम भी फ्री रहते हैं, और हमें हमारी बात अगर बच्चों को कहनी है तो वो स्टोरी के माध्यम से आप उन्हें कह सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका आपने बताया, ये दूसरे पेरेंट्स को भी यूज करना चाहिए। और सिर्फ स्टोरीज ही नहीं, दिन भर की जो बात है ना वो भी उस समय में उसके साथ वो दोहराए अपनी बातों को, ऐसा हुआ था तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं, उसको सही सही चीजें उस समय समझाएंगे तो शायद उसके माइंड में लाइफ टाइम वो चीजें रह जाएगी। तो चलिए इसी के साथ चेष्टा जी से अब मैं जानना चाहूंगी कि आप रेडियो 9 के सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती है। मैं यही कहना चाहूंगी कि स्कूल की शिक्षा के साथ हमको बच्चों को धर्म के संस्कार भी देने चाहिए, कि धर्म की जो बातें होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और बच्चे जितना धर्म के अंदर मतलब धर्म की बातें सुनेंगे समझेंगे तो वो कभी अपनी लाइफ में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हर्ष जी, अब मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी और जो रेडियो 9 के सभी श्रोताओं को आप जो संदेश पहुंचाना चाहें। जैसा मैंने शुरू उसी से किया था, मैं उसी पे आता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी है, और वो अगर बच्चों के साथ में हमेशा होगा तो कभी भी बच्चे अपने गलत कदम नहीं उठा पाएंगे। जी विजय जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे रेडियो 9 89.6 FM के माध्यम से श्रोताओं को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। मैं भी यही संदेश देंगे कि बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाए जी, पेरेंट्स के तौर पर अवेयर रहें और थोड़ा बहुत उनको रिलीजियस रखें, ताकि आने वाला जो समय है उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो। जी जी बिल्कुल ही ऐसे रहेंगे तो फिर जी समझाना, वही बैलेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। और मैम दीपिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप रेडियो 9 के सभी श्रोताओं को, जो आज पेरेंट्स भी आपको सुन रहे हैं, उन तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगी। पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत मतलब इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि हम लोग एक दूसरे के साथ थॉट्स शेयर कर रहे हैं और इतना सीख रहे हैं। और अब जो हम हमारे साथ नहीं बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि आज हमने जितनी बातें करी मैं उन्हीं को कंक्लूड करूँगी। पहली चीज़ कि बच्चे का 3 स्तर पे या 3 एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए। आप देखो कि आपका बच्चा किस में अच्छा कर रहा है और उसको एक्सेप्ट करो, जैसे एकेडमिकली, या फिर वो उसको बुक्स बहुत पसंद है, या फिर उसका इमोशनल, या मतलब जैसे बिहेवियर जो होता है बच्चे का। फॉर एग्जाम्पल, घर पे कोई आता है और हमारा बच्चा उसको मिलने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है लिविंग रूम में, इसका मतलब कि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं चाहता, तो वो बहुत गलत है। हमको वो चीज़ भी बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ये छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस। दूसरा है जैसे कि आप एक थोड़ी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए हमारी कंट्री, हमारे देश के प्रति। तो छोटी छोटी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो अवेयर हों कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के लिए भी है, हमारी जन्मभूमि के लिए है, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे जो बिलोंगिंग्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली हैं, उन सब के लिए हमारी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, बच्चों को टाइम दें। जी, आप जितना टाइम दोगे, आप उन पे काम करोगे तो उनमें चेंज दिखेगा, और अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर आप कोई सी भी डायरेक्शन में बच्चे मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा जान के। निखिल भैया, एक लास्ट क्लोजिंग लूँगी जिसमें इसका जो कंक्लूजन निकला है, मैम आप जो देंगे। आज जो ये सेशन हुआ, इससे क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्या हो सकता है, और उस हिसाब से ना तो एक हाँ नॉर्मल जो आपको लगता है कि आज आपके अकॉर्डिंग ये सेशन कैसा रहा। जी है ना, रील ले लेना है इस बात की, लास्ट वाले की, है ना। तो आज हमने आप सबसे बात करी, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और कई बातें निकल के सामने आई, सबने अपनी अपने मत रखे, काफ़ी अच्छा रहा। और अब मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से जो इस कार्यक्रम का कंक्लूजन क्या निकला है। जी देखिए, इस कार्यक्रम का कंक्लूजन तो मेरे हिसाब से यही है कि टाइम और लव दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मतलब अगर हमें कहें कि आप बच्चे को प्यार करते हो, तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि आप बच्चे को समय देते हो। अगर आपका हाँ आंसर है तो आई एम श्योर कि आपका बच्चा जीवन में बहुत कुछ अच्छा पालेगा। जी, और अब आप ये डिसाइड करें कि आपको किस डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाना है, तो फिर बहुत सारे वेरियस वेज हैं जिसमें आप उनका करियर को बिल्ड करें, उनके फैमिली बिल्ड करने के स्किल्स उन्हें दीजिए। जी, और सोसाइटी तो डेफिनेटली, जैसे हमने बाद में डिस्कस किया कि सोसाइटी के लिए भी उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी, तो जो हम हमेशा उनको भी, अभी तक हम बच्चे हैं, उनको बच्चा ट्रीट करते हो, देते 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 आए, तो उन्हें सिखाना भी चाहिए कि बेटा तुम्हें भी देना है, यू ऑल्सो हैव टू गिव। तो अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम दे सको। जी, काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर। और आप सभी ने जो आज हमारे रेडियो 9 पर आकर अपना ये जो महत्वपूर्ण समय हमें दिया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जी।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अनुगच्छतु प्रवाह।